हाथियों की कोई भाषा होती है, फाड़ने में लगा हुआ है। गूंजने लगी, शेर लंगड़ाता हुआ भागता हुआ। बात सन 1905 की बताई जाती है। वो थोड़ा छिटका और अगले जंजीरें तोड़ डाली। ये युद्ध हुआ, उसके पीठ पे चिपटा हुआ है। दोस्तों, जंगल विचित्र रहस्यों से भरे पड़े हैं और उनमें से कभी कभार कुछ ही हम तक पहुंच पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम लोग जंगल में रहते तो है नहीं। कभी कभार कोई शिकारी अपनी जान पे खेल के अगर जंगल में रुकता है, जानवरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है और स्टोरी के रूप में हम तक पहुंचाता है, तभी हम उनमें से कुछ बातों को जान पाते हैं। क्या कोई जंगली जानवर अपने साथी को बार बार खतरों से आगाह कर सकता है या मौत से बचा सकता है? क्या ये संभव है? मतलब ये कैसे संभव है? क्या होता है या क्या हो सकता है जब दो खूंखार जंगली जानवर आपस में भिड़ जाएं? गाइस, जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी तो जंगल के इन रहस्यों पर मैं खुद भी आश्चर्यचकित था। नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आपको ये कहानी सुनाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रीनिधि सिद्धांतालंकार जी की ये कहानी है। अंजन वन के एक ओर गंगा की धाराएं और दूसरी ओर चंडी पहाड़ की पर्वत श्रेणियां दूर तक फैली हुई हैं। इतना घना वन है, लताओं, कुंजों, झाड़ियों, पेड़ों से इस तरह छाया हुआ है कि दिन में भी अंधेरा रहता है। वन जो है अत्यंत घना और भयानक है। चंडी घाट से नजीबाबाद जाने वाली सड़क जो है, कच्ची सड़क है, वो इसी के बीचों बीच से निकलती है और ये सड़क ज़्यादातर खाली रहती है, बहुत कम चलती है। शामपुर और लालढांग के आसपास के जो गांव के निवासी हैं, वही लोग या उनके टट्टू या उनकी बैलगाड़ियाँ कभी कभार इस सड़क पे चलती हैं, मगर बहुत कम। हाँ, माघ के महीने में जब तीर्थयात्री हरिद्वार और ऋषिकेश से जल उठाते हैं, पवित्र गंगा जल उठाते हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं, तब ये सड़क कुछ दिनों के लिए आबाद हो जाती है, मगर सिर्फ एक माह के लिए। बाद में फिर वही निर्जनता और सूनापन छा जाता है। जिन दिनों की हम बात कर रहे हैं, उन दिनों नजीबाबाद से चक्राता, मसूरी, देहरादून आदि जाने वाली सरकारी सेनाएं जो थी, वो इसी मार्ग से आती जाती थी। मगर जब से देहरादून और हरिद्वार की रेलवे लाइन बनी है, तब से उनका भी आना जाना बंद हो गया है। तो इसलिए इस सड़क पे अकेले यात्रा करना किसी आपत्ति को निमंत्रण देना ही है। नए फलों या मीठी झरबेरियों की तलाश में उन्हें ढूंढता हुआ कोई रीछ कभी भी, या फिर कोई भूखा शेर कभी भी आपको इस रास्ते पर दर्शन दे सकता है। बात सन 1905 की बताई जाती है। चंडी घाट पर नाव बंधने लगी थी और जो ताऊ जी के प्रसिद्ध पुल हैं, वो अभी तक बांधे नहीं गए थे। घाट से उतरकर एक बनिया अपने टट्टू पे घी के कनस्तर लादे इस रास्ते से अकेला चला जा रहा था और वो अपनी घबराहट को मिटाने के लिए, क्योंकि अकेला था, जंगल का रास्ता था, कभी कोई गीत गाता या फिर कभी अपने टट्टू को बोलता, चल बेटा चल साहू, ऐसे करके उससे पुचकारता। इस तरह अपना भय मिटाने की कोशिश करता हुआ वो चला जा रहा था। जैसे ही वो अंजनी वन पहुंचा, झुरमुट में से निकलकर एक हाथी ने उसका रास्ता रोक लिया। बनिए के घुटने टूट गए और वो टट्टू को भगवान के भरोसे छोड़ उल्टे पैर भाग लिया। टट्टू ने भी भागने की कोशिश की, लेकिन बेचारा इतने वजन के साथ कहाँ तक भागता। प्रयत्न किए, भागा, लेकिन अंत में हाथी के हाथ में पड़ गया। हाथी ने टट्टू को कनस्तरों समेत उठा लिया और जोर से सड़क पे दे मारा और टट्टू के शरीर से खून की धाराएं घी के कनस्तरों के घी के साथ एक साथ बह निकली, मानो दो सगे भाई हों। घी और खून एक साथ रोड पे, सड़क पे बह गया। टट्टू थोड़ी देर तक छटपटाया, बेचारा तड़पा और फिर उसने दम तोड़ दिया। हाथी उसकी लाश पर नाचा, चिंघाड़ा और फिर धीरे धीरे सामने वाले जंगल में घुस गया। झंझावात की तरह, जंगल की आग की तरह ये समाचार पूरे एरिया में फैल गया और लोग डर के मारे उस तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। जो सुनता सहम जाता। घाट बंद हो गए, सड़क बंद हो गई, लोगों ने उस रास्ते पे चलना बंद कर दिया। घाट सूना पड़ गया। टट्टू का जो बॉडी थी कई दिन तक रोड पे पड़ी रही। चीलों ने, कौवों ने और गिद्धों ने मिलकर उसका सारा जो मांस था साफ कर दिया। हड्डियों का जो कंकाल बचा था उसे गीदड़ों ने उठाकर सड़क से जंगल की तरफ खींच लिया और रोड पूरी तरह साफ कर दिया। 15-20 दिन तक तो मार्ग बंद रहा, मगर फिर चल पड़ा। वही इंसान की भावना, जहाँ उम्मीद दिखती है उसे पैसे की, आशामय भविष्य की, तो वो दुखद पास्ट को, भूतकाल को, जहाँ पे कष्ट हुआ है, कोई परेशानी आई है, कोई घटना घटी है जिसमें दुख हुआ है,
उसको वो जल्दी भूल जाता है और जो फ्यूचर में आने वाली खुशियाँ हैं उसकी तरफ उसका ध्यान ज़्यादा चला जाता है। तो इंसान जो है कब तक बैठा रहेगा कि ये हो गया था, निकलना तो उसे पड़ेगा, रोज़ाना के खर्चे, रोज़मर्रा के काम धंधे। तो इंसान जो है कुछ दिन बाद अपनी दिनचर्या में वापस स्टार्ट हो जाता है। लोग फिर आने जाने लगे, सबके काम धंधे थे, खर्चे थे, जिम्मेवारियां होती हैं सबकी, तो हाथ पर हाथ धर के बैठने से काम तो नहीं चलेगा। तो ज़िंदगी फिर दोबारा से पुराने ढर्रे पे चल पड़ी। फिर भी एक आश्चर्य सबको था, क्योंकि इस जंगल में हाथी की घटना, वो भी खूनी हाथी की घटना, कभी नहीं हुई थी। हाँ, शेर बाघ की, लेपर्ड वगैरह की घटनाएं होती रहती हैं, मगर हाथी का भय यहाँ पे कभी नहीं था। ये पहली बार था। शेर बाघ की बातें तो आए दिन सुनी जाती हैं, मगर खूनी हाथी की ये घटना ये पहली थी। हाथी बहुत थे लेकिन भय नहीं था। समस्या तो बहुत भारी थी, मगर गांव वाले इस समस्या का हल क्यों करते? उनकी सांसारिक चिंताओं में जंगल संबंधी चिंताओं का स्थान कहाँ? जंगल के पड़ोस में रह के भी उन्हें जंगल के प्रश्नों से, जंगल की समस्याओं से कोई मतलब नहीं था। वो लोग अपनी ज़िंदगी की जैसे समस्याएं होती हैं, जो सांसारिक चिंताएं होती हैं, उन्हीं में लगे हुए थे और जंगल की बातों को लगभग, कभी कोई घटना हो जाती थी तो बातें होती थी, उसके बाद सब भूल जाते थे। और शायद इसी उपेक्षा और अपराध के कारण जंगलों का अभिशाप प्रतिवर्ष उन पर लगता और उसके कारण कोई ना कोई विपत्ति उन पर आ जाती और वो अपने निर्जीव स्वभाव के कारण जो भी होता उसे सिर झुका के स्वीकार कर लेते और उसका विरोध करने की, प्रतिकार करने की या हल करने की उनमें क्षमता, साहस, विश्वास, इच्छा नहीं थी। तो दोस्तों, पुराने गांव के जो वृद्ध होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, उनके मुंह से इस हाथी की पूर्व कथा कहानी है वो इस प्रकार है। इसकी जन्मभूमि थी नहटीर और ये वहाँ के जो जमींदार थे राजा जयसिंह, उनके हाथी खाने में इसका जन्म हुआ था। बचपन से ही ये बड़े लाड़ प्यार में पला। बड़े बड़े शिकार विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई और इसको शिकार में भी निपुण कराया गया। खाने पीने की तो कोई कमी थी नहीं, तो जल्दी ही वो एक हृष्ट पुष्ट स्वस्थ नवयुवक बन गया। एक बार जमींदार इसे खैरवान की तरफ ले गया। जमींदार को वो जंगल इतना पसंद आया कि कई दिन तक वहीं पे डेरा डाले रहा और एक जलाशय के किनारे वो आराम कुर्सी पे बैठ के वो शिकार के साहित्य, शिकार की किताबें पढ़ा करता। ना तो कहीं घूमने जाता, ना कहीं शिकार करता, बस वो जलाशय के किनारे शिकार की जो कहानियाँ थी, किताबें, वो पढ़ा करता। कुछ काम नहीं था तो उनके नौकर चाकर, उनकी भी मौज थी, वो भी चैन की बंसी बजा रहे थे। बस खाना बनाना और उसके बाद सारा दिन फ्री। और वो जो हाथी था वो भी एक शोमक पेड़ के नीचे खड़ा रहता और पत्तियाँ, टहनियाँ वगैरह खाता और मज़े करता। बस एक ही उसकी स्वतंत्रता में बाधा थी, जो उसके पाँव में मोटी मोटी जंजीरें बंधी हुई थी। इसके अलावा वो हाथी भी फुल मज़े में था। एक दिन शाम को जब बादल छाए हुए थे आकाश में, मेघ गरज रहे थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, एक श्यामा हथनी उस शोनाक पेड़ के पास जहाँ हाथी खड़ा रहता था उसके पास आके खड़ी हो गई और अचानक जैसे बिजली की तरह दोनों के अंदर आकर्षण पैदा हो गया। पावस ऋतु, वर्षा बरस रही है, मेघ गरज रहे हैं, ठंडी हवाएं, एकांत जंगलवास और भिक्षा पात्र में अचानक आ पड़ा यह प्रेमदान। हाथी का सर्वस्व, पूरा बदन फड़क उठा, रोमांचित हो गया। हथनी का स्पर्श पाकर वह उसी तरह रोमांचित हो गया जैसे कि इस युवावस्था में सभी हो जाते हैं। हाथी की जो भूली हुई कल्पना में जो यौवन था, उसकी मदिरा अचानक बह निकली और यही सब हथनी के साथ भी हुआ। मनुष्य का प्रेम भूल के वो हाथी उस अनादिकाल के प्रेम की वो पुकार सुनने लगा जो युवावस्था में, जवानी में सभी को सुनाई देती है, सभी को आकर्षित करती है। एकाएक जैसे बादल गरजे, जैसे कोई बिजली चमकी और हाथी ने एक ही झटके में जंजीरें तोड़ डाली और इससे पहले कि जमींदार और उसके नौकर कुछ भी कर पाते, वो हथनी के साथ सामने वाले जंगल में अदृश्य हो गया। मानो प्रकृति झूम उठी, बारिश और तेज हो गई, बादल गरजने लगे, हवाएं चलने लगी। नव विवाह के उपलक्ष्य में मानो प्रकृति भी झूम रही हो। जिसकी जिंदगी का प्रारंभ इतनी मिठास के साथ हुआ हो, वही हाथी इतना कड़वा कैसे बन सकता है? वो इतना खूनी हाथी में कैसे कन्वर्ट हो गया और क्यों बदल गया? गांव वाले इसकी कहानी कुछ इस तरह बताते हैं।
कुछ दिन जंगल में अकेले बिताने के बाद जब हथनी हाथी को लेके अपने झुंड में पहुंची तो जो यूथपति था, जो पूरा झुंड था हाथियों का, उन्होंने उसका वेलकम नहीं किया। हाथियों के झुंड में किसी ने भी उनका अभिनंदन स्वागत नहीं किया, बल्कि एक नागरिक हाथी को झुंड में लाने से वो लोग नाराज थे, अंदर ही अंदर नाखुश थे। हथनी के पुराने जो प्रेमी थे उनको भी ये पसंद नहीं आया और वो सब मिलके जैसे भी हो इस हाथी को झुंड से बाहर निकाल देने पर तुल गए। उठते बैठते, चलते फिरते, पत्तियां तोड़ते, टहनी तोड़ते, घूमते फिरते वो लोग उस हाथी को परेशान किया करते और बेमतलब बात बेबात उससे रार बढ़ाने की, उससे लड़ाई मोल लेने की कोशिश करते रहते। इन कारणों से झुंड की शांति भी भंग होने लगी। यूथपति को ये पसंद नहीं आया। तो यूथपति उसको कहते हैं गाइस, जो हाथी के झुंड का नेता होता है, यानी लीडर होता है। और वो लीडर जो होता है एक हथनी भी हो सकती है और हाथी भी हो सकता है, लेकिन बड़ा हाथी जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, यानी जो अपनी बात मनवा सके। झुंड का जो लीडर था उसको भी ये पसंद नहीं था कि एक नागरिक हाथी हमारे झुंड में रहे, क्योंकि नागरिक हाथी के अंदर एक इंसानों की स्मेल हो जाती है और उसके तौर तरीके भी बहुत कुछ इंसानों को देख के थोड़े बहुत बदल जाते हैं जंगली हाथियों की तुलना में। तो जंगली हाथियों ने ये देख लिया, उनको पसंद नहीं आया। तो यूथपति भी नहीं चाहता था कि ये झुंड में रहे, तो झुंड की शांति भंग करने के इल्जाम में उसने उस हाथी को झुंड से निकालने का हुक्म, आदेश जारी कर दिया और उस नागरिक हाथी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। तो अब बारी आ गई द्वंद्व युद्ध की। जंगल के नियम के अनुसार झुंड का जो नेता हाथी होता है वो तभी तक नेता है जब तक कि झुंड के लोग उसकी बातें सिर झुका के स्वीकार करें, वो अपने आदेश को मनवा पाए। और जब कोई आदेश नहीं मानता है तो फिर उसे लड़ाई करके उससे या तो भगा देना है या मार देना है, या फिर अपने आदेश मानने पर विवश कर देना है। पैरा की गहन घाटियों में नागरिक हाथी और यूथपति हाथी का चिरस्मरणीय युद्ध हुआ। भीषण चिंगार लगाकर दो काले पहाड़ों की तरह दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। दांतों की किटकिटाहट और भयंकर टक्करों की जो गूंज वो घाटियों में और जंगलों में उसकी प्रतिध्वनि गूंजने लगी। घाटी की घास, पौधे, झाड़ियाँ सब एक साथ मसले गए, पत्थर उखड़ गए। कई बार तो ऐसा लगा जैसे कि मानो नागरिक हाथी का सब कुछ बस खत्म हो गया। जो नेता था झुंड का वो उसे घाटी की दीवार से दबोचकर बुरी तरह से रौंदने में लगा हुआ था। और ये सब देखकर जो झुंड के हाथी थे वो जोर जोर से खुशी में चिंघाड़ने लगे। जो बच्चे हाथी थे वो माताओं की गोद में दुबक गए, परंतु अगले ही क्षण यूथपति हाथी गुलाटे खाता हुआ दूर गिरा, परंतु वह उठकर फिर झपटा और दोबारा नागरिक हाथी की तरफ लपका। अपने दोनों पैने दांत उसके पेट में मार दिए। नागरिक हाथी जो था लड़खड़ाया और तड़प कर जमीन पर बैठ गया। अवसर देखकर, मौका अच्छा देखकर यूथपति जो नेता हाथी था वो फिर दोबारा उसकी तरफ लपका, परंतु इस बार सब समाप्त था। नागरिक हाथी ने पलट कर एक ऐसी चोट मारी कि यूथपति जमीन पर लोटपोट हो गया और इस बार उसको कोई घातक चोट लग गई थी। फिर वो हाथी उठा नहीं, मगर जो नागरिक हाथी था उसकी भी बेचारे की हालत अच्छी नहीं थी। सारा शरीर उसका दुख रहा था, उसका एक दांत टूट गया था, पूरा शरीर उसका घायल था, दुख रहा था। वह आसपास खड़े हाथियों पर एक तिरस्कार भरी नज़र डालता हुआ एक सूनी घाटी की तरफ चला गया। वहाँ जाकर वह चुपचाप कई दिन तक पड़ा रहा और जब उसके घाव भर गए, कुछ पीड़ा दर्द उसका बंद हो गया, तब वह निकलकर वन में एक तरफ चला गया। हाथियों का दुर्व्यवहार जो था उसके मन में अब तक भी खटक रहा था और वो हाथी उनकी जहरीली हवा से बचकर दूर इस सघन वन में, अंजन वन में आकर रहने लगा। उसके स्वभाव में, उसकी नेचर में एक विचित्र परिवर्तन आ गया था। अब वो एक खूनी हाथी में परिवर्तित हो गया था। सारा संसार उसको कपटी और हत्यारा लगता, जिसे भी देखता उसके पीछे भागता और मारे बिना नहीं छोड़ता। मानो संसार में लोगों को सताना ही अब उसका मकसद बन गया हो। टट्टू की हत्या के बाद जंगल में आए दिन कोई ना कोई घटना होने लगी। वो अक्सर जामुन की रेती में पड़ा रहता, कभी कभी बांसों के झुरमुट में, झोड़ में भी दिखाई दे जाता था और उसे जो भी दिखता, आदमी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, वो उसके पीछे झपटता और मारे बिना छोड़ता नहीं। जिसे देख लेता उसका पीछा करता। कभी कभी तो गांव तक भी धावा बोलता और एक आध बलि लिए बगैर मानता नहीं। गांव वाले चिंतित थे कैसे इस समस्या का हल हो, परंतु जंगल के अधिकारी जो थे वो तो कानों में तेल डाल के पड़े थे। और जो लोग अपने आप को शिकारी कहते हैं उन्हें तीतर, मोर, बटेर मारने से ही फुर्सत नहीं थी, तो समाधान कौन करता। एक युग बीत गया,
1905 से कालचक्र भागता हुआ 1952 तक पहुंच गया, मगर इस हाथी के उपद्रव कम नहीं हुए, इसका खूनी बिहेवियर बदला नहीं। कितने हिरण पैदा हुए, कितने जानवर मर गए, नए आ गए, जवान हुए और फिर मर गए, मगर इस हाथी का जो व्यवहार था वही रहा। इतने सालों में इन शिवालिक की घाटियों में कितने ही परिवर्तन हो गए। 1924 में आई वो प्रसिद्ध बाढ़, उस बाढ़ में पूरा जंगल का मानचित्र ही बदल दिया, स्थान बदल दिए, नदियों की धाराएं चेंज हो गई, आश्रम उजड़ गए, परंतु इस खूनी हाथी की दिनचर्या में, व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया। धीरे धीरे बात इतनी पुरानी हो गई कि फिर कोई खास ही बात होती, कोई अनोखी घटना हो जाती, तभी उसकी चर्चा ज़्यादा होती। इन 47 सालों में कुछ शिकारियों ने बड़ी कोशिश की इस हाथी को पकड़ने की, मारने की, परंतु उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। उनके जो तार थे, जो जाल थे, सब धरे के धरे रह गए। वो लोग कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे मचान बांध के बैठते, मगर ये हाथी उन्हें नज़र तक नहीं आता। ना जाने कैसे उसको पहले ही पता चल जाता था। कभी उस हाथी की छाया तक उन शिकारियों को दिखाई नहीं दी, और जब वो शिकारी चले जाते थे तो अगले ही दिन सुनाई पड़ता कि अमुक घाटी में अमुक चरवाहे का इस हाथी ने खून कर दिया है, और उसकी माँ गांव में सिर पटक के रो रही है। गाँव के ओझा की राय से ये कोई त्रेता युग का मायावी राक्षस था जो हाथी के वेश में इस तरफ आ गया है, और अपनी माया के दम पर ये आने वाली घटनाओं को पहले से ही जान लेता है, उनसे बच निकलता है। जो सुक्खू चौधरी थे गांव के, उनकी राय में ये स्वर्ग से निकाला हुआ शापग्रस्त ऐरावत हाथी है, और जिसकी देवदूत अभी भी देवतागण इसकी रक्षा करते हैं, इसलिए इसका पकड़ा जाना नामुमकिन है। बड़े बड़े शिकारी हैरान थे कि अपना पीछा करने वालों से ये कैसे बच निकलता है। इस प्रश्न का उनके पास भी कोई उत्तर नहीं था, और ये रहस्य जो था बड़ा ही अद्भुत था। मैं भी इस रहस्य के उद्घाटन में लगा हुआ था, इस रहस्य को जानने में, इसकी पड़ताल में, और इसके सिलसिले में कई बार अंजन वन जाकर कई रातें पेड़ों पर बिता चुका था। दो एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जिस पेड़ की डाल पर मैं बैठा, तो शाम होते ही ये हाथी उसके नीचे आके बैठ गया, और पूरी रात वहीं बैठा रहा, और मेरी पूरी रात इस आशंका में गुजरती कहीं ये मुझे भांप तो नहीं गया है, और इसीलिए यहाँ बैठ के पहरा दे रहा है। रात भर वहीं बैठा रहता, कितने ही हिरन वगैरह वहाँ से गुजरते, मगर ये उनको कुछ नहीं कहता। एक बार तो एक तेंदुआ पता नहीं कहाँ से आ निकला, हाथी को देख के पहले तो वो चौंका, रुका, फिर इसकी तरफ 2-4 कदम बढ़ा, गुर्राया, और फिर पता नहीं क्या हुआ, उसको एकदम एक ही छलांग में भागता हुआ जंगल में गायब हो गया। मगर इस मस्त हाथी ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, वैसे ही मस्त लेटा रहा। एक बार तो एक अजगर, मोटा अजगर इसकी तरफ बढ़ने लगा। मैं संभल के बैठ गया कि देखें अब कुछ अद्भुत घटना होगी, मगर कुछ भी नहीं हुआ। अजगर इसकी पीठ पे चढ़ के आगे निकल गया, और ये हाथी पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, ये वैसे ही लेटा रहा। तो दोस्तों, श्रीनिधि सिद्धांतालंका जी लिखते हैं कि फिर मैंने एक बार फैसला किया इस हाथी को जाल में फंसाने का। जंगली आम के नीचे एक 10-12 फुट का गहरा गड्ढा खुदवाया, और उस पर पतले बांसों का एक जाल सा बिछा दिया, कमजोर बांसों का। उसके ऊपर पत्ते बिछवाकर फिर 1-1 फुट मिट्टी उस पर डलवा दी, और फिर उस मिट्टी में हरी घास लगवा दी, और उस जाल के बीचों बीच 4-5 हरे पौधे खड़े करवा दिए कि हाथी दूर से अपनी सूंड फैलाकर उन पेड़ों को छू ना सके, उसको जाल पे आना ही पड़े। सब तैयारी हो जाने के बाद मैं शाम से ही जाकर आम के वृक्ष पर जा चढ़ा। वृक्ष काफ़ी सुदृढ़ और मजबूत है, उसका जो घेरा है वृक्ष का वो ही 10-12 हाथ का है, यानी काफ़ी मोटा है। उसकी एक ऊंची डाल पर मचान बांधकर मैं उस पर जा बैठा। देखते ही देखते शाम जो है रात में बदलने लगी। शिवालिक पर्वत, गंगा की धाराएं, चंडी का मंदिर, ये सब अदृश्य हो गए। ना जाने कौन कौन जीव जंतु पेड़ के नीचे से गुजरने की आवाज़ आने लगी। जंगल का कोलाहल आवाज़ें शांत होने लगी, और रात के भयानक प्रहरी, उनके पदशब्द कानों में सुनाई पड़ने लगे। रात का पहला पहर बीता, दूसरा बीता, फिर तीसरा पहर भी बीत गया, मगर हाथी नहीं आया। बस अब थोड़ी ही देर में उषा काल होने वाला है। पूर्व दिशा से उषा सुंदरी आएंगी, और धीरे धीरे सारा आकाश रोशनी से भर उठेगा। मन इस विचार से बड़ा दुखी हो गया कि मेरी योजना असफल हो गई, और अब हाथी के आने की संभावना तो ना के बराबर थी, क्योंकि सुबह होने में अब ज़्यादा देर नहीं थी। दूर हरिद्वार के मंदिरों में
शंख की जो पहली पहली आवाज़ें हैं वो सुनाई देने लगी। मुझे भी अब ऐसा लगता है कि बस सुबह होते ही अपना सा मुँह लेकर वापस चले जाना पड़ेगा। सोच में पड़ गया, क्या वाकई कोई स्वर्ग के देवता इसकी रक्षा करते हैं? कि तभी हाथी की चिंगाड़ ने पूरा जंगल कंपा दिया और उसके ठीक पीछे पीछे शेर की भयानक दहाड़ भी जंगल की घाटियों में गूंज गई। मैंने वृक्ष की डालियां पकड़ ली और इधर उधर चारों तरफ देखने लगा। हाथी की चिंगाड़े और शेर की दहाड़े, ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे को चीरती फाड़ती मेरी तरफ आ रही है, यानी दोनों में संघर्ष हो रहा है। ये आवाज़ों से मालूम पड़ रहा था। जंगल कांपने लगा। ऐसा लगा मुझसे बस कुछ ही दूरी पे जान की बाजी लगाकर बाघ और हाथी झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। परंतु रात के उस अंधेरे में धर पकड़, भाग दौड़, चिंगाड़ और दहाड़ के अतिरिक्त सुनाई दे रहा था, पर दिखाई नजर कुछ नहीं आ रहा था। अंत में पूरब दिशा के संतरी ने द्वार खोल दिया और सूर्यदेव की रोशनी धीरे धीरे जंगल को प्रकाशित करने लगी। हल्का हल्का प्रकाश होने लगा। पत्तियों की ओट से झांकते हुए मैंने देखा जामुन के पेड़ की रेती में शेर और हाथी आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। फ्री स्टाइल कुश्ती चल रही है। शेर जो है हाथी के पिछले साइड में चढ़ा हुआ है और उस अपने नाखूनों से और पंजों से उसकी पीठ को फाड़ने में लगा हुआ है और हाथी गोल गोल घूम रहा है इस कोशिश में कि शेर को अपनी पीठ से उतार सके, मगर वो उसमें सफल नहीं हो पा रहा है। खून बह रहा है। हाथी चक्कर काट के शेर को गिराने की कोशिश कर रहा है, मगर सफल नहीं हो रहा है। शेर बुरी तरह उसके पीठ पे चिपटा हुआ है। शेर ने ऐसी जगह पे हमला किया है कि वहाँ पे किसी भी तरह हाथी की सूंड पीछे तो पहुँच ही नहीं सकती। तभी अचानक हाथी जो है अपने पिछले पैरों के दम पर गिर गया ज़मीन पे और शेर छिटक कर दूर जा खड़ा हुआ। अगर शेर जल्दी से छिटक कर फुर्ती नहीं दिखाता तो शेर हाथी के नीचे दबकर कुचला जाता, मारा जाता, मगर शेर ने अपनी फुर्ती दिखाई और छिटक कर पहले ही समय रहते दूर जाके खड़ा हो गया। हाथी का कुर्सी बैठक दाव जो था जोरदार था, मगर बाघ इससे बच निकला था। मगर बाघ फिर दोबारा से सधेवे पहलवान की तरह पैंतरे बदल बदल कर उसके पीछे ही चढ़ने की कोशिश करने लगा। मगर इस बार हाथी भी सावधान था, वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा था। वो इस बार बाघ को अपनी पीठ पे चढ़ने का मौका बिल्कुल नहीं दे रहा था। अब बाघ चिढ़कर गुर्राने लगा। उसका खून से सना हुआ चेहरा, खुले हुए जबड़े, जलती हुई सी आंखें और हिलती हुई पूंछ मानो क्रोध की कोई मूर्ति हो। मगर हाथी उसी गंभीर मुद्रा में सूंड को उठाकर के अगले दाव की प्रतीक्षा में था। अचानक बाघ फिर उछला और सीधा हाथी के मस्तक पर हमला कर दिया। मगर हाथी सावधान था, वो थोड़ा छिटका और अगले ही पल उसने सूंड बढ़ाई। अजगर की तरह उसकी सूंड लपकी। बाघ जो था इस बार हाथी की सूंड की लपेट में आ गया। उस बाघ बेबसी में क्रोध से भन्नाता हुआ पंजों और दांतों से सूंड को नोचता हुआ, मगर हाथी पे कोई असर नहीं था। जीत की खुशी में शेर को सूंड में पकड़े हुए हाथी चिंघाड़ रहा था। अचानक हाथी बाघ को अपनी सूंड में लपेटे हुए जामुन के पेड़ की तरफ भागा। पूरी ताकत से बाघ को पेड़ के तने पर दे मारा। ऐसा लगा कि शायद बाघ की कमर ही टूट गई, मगर हाथी का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। वो फिर दोबारा बाघ की तरफ झपटा। युद्ध भूमि छोड़कर बाघ जैसे तैसे उछलकर वहाँ से भाग निकला। जामुन की रेती से मेरा ये जो आम का पेड़ था 100 कदम से ज़्यादा नहीं होगा और शेर लंगड़ाता हुआ भागता हुआ इसी तरफ आ रहा था और हाथी भी चिंगाड़ता हुआ उसके पीछे पीछे आ रहा था। और मैं ये देख के बड़ा खुश हुआ कि इस विचित्र ढंग से मेरी योजना सफल होने जा रही है। शेर भागता हुआ जाल पे चढ़ गया और उसके वजन से जाल थोड़ा सा मचमचाया, लेकिन शेर कूद के आगे निकल गया। मगर हाथी भी उसके पीछे पीछे ही लपका आ रहा था और जाल पे आते ही वो गड्ढे में फंस जाएगा। और ये सोचकर मेरा मन खुशी से भर उठा। अपनी योजना को इस विचित्र ढंग से सफल होता देखकर मेरा मन हर्ष और उल्लास से भर उठा और मैं उत्सुक नेत्रों से उसके वहाँ तक पहुँचने की प्रतीक्षा करने लगा। मगर हाथी की उस रहस्यमयी प्रेमिका ने मानव के बल, बुद्धि और कौशल को एक बार फिर परास्त कर दिया, हरा दिया। हाथी और जाल के बीच में जब कोई 10 कदम रह गए होंगे, तभी वन में से, जंगल में से एक हल्का सा शब्द सुनाई दिया और उस शब्द से हाथी परिचित रहा होगा, क्योंकि उस शब्द को सुनते ही हाथी एकदम जैसे ब्रेक लग जाते हैं, जहाँ का तहाँ वहीं खड़ा हो गया।
शायद उस आवाज़ का अर्थ ये रहा होगा, अगर हम उसको अपनी भाषा में अनुवाद करें, सावधान, आगे ना बढ़ना, आगे धोखा है। शायद उस आवाज़ का अर्थ यही होगा, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हाथी आवाज़ सुनते ही जहाँ का तहाँ रुक नहीं जाता, जैसे किसी चलती हुई मोटर में अचानक ब्रेक लग गए हों। इस विचित्र सनसनीखेज रहस्य पर मैं अभी आश्चर्य कर ही रहा था कि अचानक जंगल के बीच से झूमती हुई एक हथनी आकर उस हाथी के पास खड़ी हो गई और मुझे सब कुछ समझ में आ गया। इस 47 सालों से शिकारियों से, जालों से, गोलियों से, मनुष्य की सब बलबुद्धि से इस हाथी की रक्षा करने वाली और कोई नहीं है, उसकी रहस्यमयी प्रेमिका हथनी ही है। दुख में सुख में सदा साथ रहने वाली, सदा छाया की तरह साथ रहने वाली ये रहस्यमयी हथनी हाथी के पास खड़ी थी और उसके जो घाव थे उन पे अपनी सूंड से प्यार से पुचकार रही थी, मानो बाघ पे विजय प्राप्त करने की उसको बधाइयाँ दे रही हो और साथ साथ उसके घावों पर स्नेह का लेप कर रही हो, मल्लम लगा रही हो। और करती भी क्यों नहीं, उसकी सब कुछ वही तो थी और उस हथनी का भी सब कुछ वो हाथी ही तो था। तो गाइस, इस तरह ये कहानी यहाँ पे पूरी होती है। मुझे पता है आपको बहुत पसंद आई है, तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार इस कहानी के बारे में ज़रूर लिखिएगा। इस कहानी के बारे में एक प्रश्न है, वो ये है कि क्या हाथियों की कोई भाषा होती है जिसके जरिए हथनी ने जंगल में आवाज़ की, हाथी को रुकने के लिए कहा, हाथी एकदम रुक गया और जाल में फंसने से बच गया। तो आपके क्या विचार हैं? क्या कोई स्पेशल, कोई पर्टिकुलर ऐसी लैंग्वेज, कोई भाषा हाथियों के अंदर होती है? इसका जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं। वो एक चौपाल की तरह मैं बनाना चाह रहा हूँ, जैसे गांव में चौपाल होती है, लोग बैठ के बातें करते हैं, अपनी विचार साझा करते हैं। ऐसी कम्युनिटी टैब में उम्मीद करता हूँ आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई सजेशन, कोई कमेंट, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैं भी उसे पढ़ूंगा और जो कुछ मैं डाल सकूंगा उसमें कमेंट में मैं भी डालूंगा, जवाब भी देंगे। तो एक तरह से आपस में इंटरेक्शन कम्युनिटी टैब में हो सकता है। अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक दीजिए। एक जो चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आजकल एक लाइक के साथ साथ हाइप का ऑप्शन आता है, फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते। वीडियो को हाइप कीजिएगा। एक आदमी एक वीडियो को 3 बार हाइप कर सकता है, उससे वीडियो की ग्रोथ में मदद मिलती है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने कम समय में चैनल को सफल बनाने के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।